Welcome back to Hit Talks. Today's guest doesn't just cut or style hair, he has built an entire legacy in the hairdressing industry. From his salon in Bhayandar to working with top names in the industry and setting new standards in artistry, he is the true inspiration. Please welcome Mr. Sham Bhatia, sir. थैंक यू सो मच आपके यहाँ पे इनविटेशंस के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती शेड्यूल से आज इस पॉडकास्ट के लिए अपना समय निकाला है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया ये मेरा सौभाग्य है और हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं करना चाहूँगा और एक पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहूँगा कि किसी की मोहब्बत ने आजमाया है, किसी की मोहब्बत ने आजमाया है, फ़र्ज़ को अदा करने का वक़्त आया है, चले आए हैं बड़े तमन्नाओं से क्योंकि आपने जो बड़े प्यार से मुझे बुलाया है। क्या बात है! थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। तो सर सबसे पहले मैं समय को थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि एक गाँव से मुंबई तक का जो सफ़र आपका जो था, वो आपका कैसा रहा? कहीं न कहीं पुराने दर्द बोल सकते हैं या अपने दिल की बात ज़ुबान पे लाने की बोलने के लिए बोल रहे हैं। ये हिस्टोरिकल बात है कि मैं ज़िंदगी में ऐसा बोल सकते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था और फ़ादर हमारे थोड़े स्ट्रिक्ट होने के नाते मुझे ऐसा डर लगा कि यार मैथ्स में कम नंबर कम आने वाले हैं और मैथ्स के टीचर और मेरे फ़ादर दोनों क्लासमेट थे। तो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड होने के नाते मुझे डंडे पड़ने वाले, दोनों मिल के। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस घर से निकला कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं, क्या करे, क्या नहीं करे, इस मार से कैसे बचे और उसी टाइम लकीली ट्रेन आना हुआ और मैं बोला अरे ट्रेन सही टाइम पे आ गई, मैं ट्रेन में चढ़ गया। सो आपने घर पे किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया? कुछ नहीं और एक बिलीव करो नथिंग 1 रुपीज़ भी जेब में नहीं। तो हम लोग को मैं कभी बोलता हूँ कि मैं विदाउट टिकट, विदाउट मनी बॉम्बे आया हूँ, है ना? और वो भी बिना बोले भाग के। तो भागने का इरादा नहीं था, बट ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो सिचुएशन ऐसे मन में था या डर था या पता नहीं वो समय था। बस वो ट्रेन दिखी और मैं चढ़ गया और यकीन मानिए आप एक स्टेशन के बाद टीसी आया और मैं सीधा वॉशरूम में जाके यानी हम तो अभी वॉशरूम बोलने लगते हैं, मैं बाथरूम बोलता था, बाथरूम में जाके छुपा। फिर लगा यार ये रोज़ कोई भी पीछे आ रहा ठक-ठक कर रहा है, कब तक अंदर रहूँगा? तो और एक स्टेशन जाने के बाद इसलिए मैं हिस्टोरिकल बोल रहा हूँ ये, कि मैं फुल गर्मी के टाइम में मैं छत पे जाके बैठा ट्रेन के ऊपर। फिर कुछ स्टेशनों के बाद यानी घंटे 2 घंटे के बाद पुलिस ने डंडे मार के फिर नीचे उतारा। फिर वापस बाथरूम में बैठ के ऐसा करके अहमदाबाद आया और अहमदाबाद से उस ज़माने में ट्रेन चेंज होती थी और वो सफ़र शुरू हुआ और बॉम्बे आ गया। और आने के बाद हमारे कहने के लिए तो मेरे गुरु हरीश भाटिया जी और बस चाचा जी हैं, बट मैं बोलता हूँ उनको हमेशा गुरु मेरे, उनके पास चला गया और बस इतना ही बोला कि गाँव में टेलीग्राम कर दो और मैं यहाँ पहुँच गया कि आप सुरक्षित पहुँच गए? पहुँच गया बस। तो स्टोरी वहाँ से शुरू हुई कि बस वो टीचर के मार के बचने की वजह से मैं ट्रेन पकड़ लिया और सीधा बॉम्बे का सफ़र शुरू हो गया। पर क्या आपने कभी सोचा था कि आप हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में ही आप आओगे, कदम रखोगे या फिर आपको कुछ और करना था ज़िंदगी में? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल है, मेरे लिए तो ज़िंदगी में सब स्टोरियाँ ही हैं कि मैं सर कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं हेयर ड्रेसिंग करूँगा। मैं मेडिकल में चला गया था ऑलरेडी। मैं 1.5 साल तक एक दवाई की फैक्ट्री में काम किया और एक नॉर्मल वर्कर था, कहना नहीं चाहिए मुझे बट कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं आज भी कि मैं एक चाय लाने वाला या ऑफ़िस में साफ-सफाई करने वाला एक बंदे के तौर पे जॉइन किया था। बट भगवान ने एक अच्छा बुद्धि होना या सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हो आप, मैंने तुरंत एक सुपरवाइज़र का पोस्ट ले लिया विथिन 3 मंथ था। क्या बात और उस मेडिकल कंपनी में ऐसा समझ लीजिए कि 1000-2000 ये होते थे वर्कर, दवाइयाँ बनती थी और मैं यहाँ से बोईसर और फालगढ़ अप डाउन करता था और हमारा हेड ऑफ़िस हुआ करता था मनी लैंग्स में, दवा बाज़ार में। तो विथिन 6 टू 8 मंथ में ही हमारे उस मेडिकल में भाग-दौड़ और आना-जाना तो कभी मैंने ज़िंदगी में इतना वर्क नहीं किया था, बट वो एक हौसला अफ़ज़ाई की बात करूँ तो भाग-दौड़ करने का जो भी सफ़र रहा, उसमें मैं थोड़ा बीमार पड़ा और टाइफाइड या निमोनिया जो भी बोलते हैं वो हो गया और मुझे रिटर्न गाँव जाना पड़ा और गाँव जाके मैं 4 महीने में वो सही हुआ। जब तक उस ज़माने में कोई टेलीफ़ोन नहीं होता था, तो सेठ ने बोला कि यार तुम कुछ बोला बगैर चले गए हो या कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है, तो अभी आपके लिए नौकरी नहीं है।
तो सफ़र ऐसा ही था कि मैं वहाँ ख़त्म हो गया। बट उसके दरमियान क्या होता था कि सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि सैटरडे संडे छुट्टी होती थी हमारी, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टियाँ होती वैसे मुझे भी छुट्टी मिलती थी उस दवा बाज़ार से। तो मैंने हमेशा हरी जी को देखा कि यार एक अच्छा हेयर ड्रेसर होना मुंबई के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला एकदम साधारण व्यक्ति और खेती में काम करने वाले हम लोग, या गाँव में जो काम किया है तो वो भी शायद मैं आपको बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करो कि गाँव के जो हम बोलते हैं चबूतरे पे बैठ के बाल काटने वाले, या छोटा-सा दुकान था हमारा, आज भी है। तो कहीं न कहीं मुझे वो जो डिफ़रेंट नज़र आया हेयर ड्रेसिंग का, जो मुझे काम करने का अंदाज़ और काम करने की जो कला के रूप में जो नज़र आया, वो सैटरडे संडे मुझे लगा कि यार मेरी ₹300 से मेरी ₹800 भले पगार हुई है। बट मैं या तो सैटरडे संडे मिल के यदि 4 काम करता, मतलब 4 महीने में संडे होते हैं, उतना भी काम करता हूँ तो इस पगार से ज़्यादा कमा लेता हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ रिस्पेक्ट बहुत देने लगे। कला को या व्यक्तित्व को बहुत इंसान को समझने लगे, और आपके कला के प्रति प्रतिभाशाली हो आप, तो आपको मान-सम्मान, पैसा सब मिलने, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वो मेरे दिमाग में आया कि यार इसमें मान-सम्मान है, पैसा है, शोहरत है, तो क्यों नहीं मैं इस काम को ही मेरा प्रोफ़ेशन, और बस वो छुट्टियाँ मेरे लिए इतनी काम आई कि आने के बाद फिर मैं हरी जी को जॉइन कर लिया, और एक पूरा 14 साल का वनवास मैंने हरी जी भाटिया के पास निकाला बोरीवली में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो इंस्पिरेशन जो है वो हरीश जी थे। हाँ, ऐसा मैं 101% कहूँगा कि यदि हमारे ख़ानदानी धंधा होने के बावजूद भी, यानी कि मेरे दादा भी, मेरे फ़ादर भी, और आज भी कर रहे हैं मेरे फ़ादर तो अच्छा-खासा। बट ऐज़ ए हम ये बोल सकते हैं कि एक कला के रूप में काम करना। गाँव में कैसा होता है कि उस ज़माने में ऐसा कहता है अभी ये हेयर स्टाइलिस्ट है या हेयर ड्रेसर नहीं माना जाता, तो ये बाल काटने वाला है या एक नाई नाई के, हाँ, नाई की परि हजाम ये सब वर्ड यूज़ किए जो जाते थे। जो लोगों को शायद उन उस ज़माने में ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ क्या है ना, वो भी पता नहीं था। एक नॉर्मल नाई के हिसाब से या किसी भी रूप में उनको मराठी में कुछ ना भी बोलते थे, अलग-अलग भाषा में उनको नाम से पुकारा जाता। और मैंने यहाँ देखा कि एक कलाकार के तौर पे आपकी इज़्ज़त की जाती है। एक क्रिएटिविटी तो मैं नहीं बोलूँगा उस ज़माने में थी, बट इस बात का मुझे एहसास हो गया कि यदि आपके अंदर कुछ काम करने की क्षमता है, तो वो जो देख के हरी जी को देख के मैंने एक चीज़ सीख ली थी, वो मैं फिर पंक्ति बोल रहा हूँ, इंसान अपनी ज़िम्मेदारी का खूँट पी लेवे, तो वो कभी प्यासा नहीं रह पाता। तो वो जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे सामने आई और जो काम करने की कला की ज़िम्मेदारी ख़ास तौर से मेरे दिमाग में मैंने एक स्थान ली कि यार ये काम मेरे लिए परफ़ेक्ट है। जिसने मैंने बताया कि काम अच्छा है, तो आपको दाम भी अच्छा मिलता है। तो वो मैंने वहाँ बहुत ठीक है। अच्छे से देखा और समझा, और सच में फ़ील हुआ कि नहीं यार गाँव में ₹2 नहीं देते हैं, या ₹6 ₹5 कटिंग के उस ज़माने में देते थे। मैं 82 की बात कर रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि भगवान करे वो दिन और आज का दिन बढ़ते ही गए, और सफ़र चलता रहा। क्या बात है! डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिलें, मेरे हौसले को देख देख कर। तो मैं भी चाहूँगा आप अपना हौसला बनाए रखिए। क्या बात है! तो सर भाईंदर से सेलिब्रिटी हेयर आर्टिस्ट बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अरे सर ये तो बहुत लंबा सफ़र रहा है, बट मैं उसका उत्तर एक वापस एक पंक्ति में देना चाहूँगा दोस्तों, इरशाद, इरशाद। कि भीड़ में चलना है तो आपको भीड़ साहस तो देती है, भीड़ में चलोगे तो भीड़ साहस तो देती है, मगर आपकी पहचान खो लेती है। तो मुझे कभी भीड़ में चलना पसंद नहीं था। और रही इंडस्ट्रीज़ की बात, तो सर मैं बहुत ही बड़ा ऐसा बोल सकता हूँ कि उस ज़माने में स्ट्रगल बोल सकते हैं, या हार्ड परिश्रम जो भी वर्ड है। पहली बात तो पैसे नहीं थे कि कोई एजुकेशन के लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट मिला जहाँ हम सीख सके, और उसका श्रेय भी मैं पहला हमारे गुरु हरीश भाटिया जी, और दूसरे हमारे आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूसुफ दादा मेकअप आर्टिस्ट, वो शिव कुमार जी वगैरह, कुछ मेकअप मैन हमारे हरी जी के पास आते थे और वो इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। तो उनके साथ मुझे एज असिस्ट काम करने का काम मिला, और वो काम मैं आपको बता दूं महाभारत के टाइम में शशि मात्रे जी
पंटी दादा जोकर, यानी कि आज हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े महान मेकअप मेकअप आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट। मेरा सौभाग्य रहा कि उन सबके साथ काम करने का मौका मिला। और बहुत शॉर्ट शब्दों में बता रहा हूँ, बोरीवली से पैदल यात्रा की है मैंने फिल्म सिटी। नाइट में शूट करना रहता था हमारे को। दिन भर काम करो, रात को 9 बजे की शिफ्ट में वहाँ पहुँचो, सुबह 6 तक काम करो और फिर आके 7 बजे दुकान खोल के खड़े हो जाओ। तो जब महाभारत के टाइम हमने बहुत सारे मलमल धोए हैं, यानी महाभारत के जितने आर्टिस्ट होते थे ना, उनके स्पंज और सबके मलमल हुआ करते थे, कपड़ा वो प्रसल होता था, वो धोने में सूटकेस भर भर के मेरे 6 महीने निकल गए। और ये हमारा स्ट्रगल रहा है कि पैदल जाना और मलमल और स्पंज धोना आज के बच्चों को पैसा देने के बाद भी नहीं कर सकते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग था। तो सफ़र तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाईंदर तक, भाईंदर तो बहुत लेट पहुँचा हूँ मैं, शायद 15 साल 14 साल के बाद। हाँ, बट कुछ गुरुओं के लिए मैं बात बोलता हूँ वापस सर पंक्ति में, कि 4 सफल व्यक्ति के साथ आप रहते हो, याद रखिए आप 4 सफल व्यक्ति के साथ आप रहते हो, तो आप समझ लीजिए 5वें सफल व्यक्ति आप ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज के मेकअप आर्टिस्ट के साथ, बड़े ही अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और ज़िंदगी में उस महाभारत और रामायण की टाइम से, रामायण में आपको बता दूं मेरे विभीषण और जनक बने थे, जो और सीता जी जो एक फिल्म की थी हमने, सनम आपके खातिर, उनके साथ मैं पहले काम कर चुका था। और वो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री से लगाव था क्रिएटिव करने का। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि उस ज़माने में जो काम मुझे इंडस्ट्री से सीखने को मिला या देखने को मिला, वो शायद सैलून में देखने को नहीं मिलता था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया। यानी सैलून में क्या होता था सर कि बाल काटने तक और एक दाढ़ी तक सीमित था, बट वहाँ क्या था महाभारत में, आपने नोट किया, गेटअप था सबका। या बड़े बड़े या लंबे बाल। भीष्म पितामह बनाना, उनकी दाढ़ी मूँछों को कट करना, या हमने नाम किया कि भाई कंस बनाना है तो कंस का क्या गेटअप होना चाहिए। एंड आई एम रियलाइज़ किया कि नाम नॉर्मल इंसान को क्या गेटअप से क्या लुक दिया जाता है। और वो जो दिमाग में क्रिएटिविटी वहाँ से जो जागी ना, बस इंडस्ट्रीज का सफ़र चलता गया। और अब तो सर बहुत बड़ा सफ़र है, मैं बाद में किससे सुनाऊंगा आपको। बट इंडस्ट्रीज में आने का 2 रीज़न, पहला क्रिएटिविटी और दूसरा सर माल सबको चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा पैसा, नाम, सब वहाँ से मिला। तो सर जैसे आप जानते हैं कि हेयर स्टाइलिंग एक आर्ट होता है, तो आप क्रिएटिविटी को अपने रेगुलर रूटीन वर्क में आप कैसे बैलेंस रखते हैं इसे? अ, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कह सकता हूँ, बट मैं छोटा सा शब्दों में जवाब देना चाहूँगा कि आप अपने बुद्धि पे खर्च करोगे, आप अपने बुद्धि पे खर्च करोगे, तो लोग आपको कल गूगल पे सर्च करेंगे। क्या बात है! तो हमेशा क्रिएटिविटी के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं फिल्म सिटी पैदल चला जाता था सीखने के लिए, उसी टाइम जब मुझे एजुकेशन की बात, पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट जब क्रिएटिविटी की बात आई, और एक बहुत अच्छे मित्र बोल सकता हूँ, हरी जी के भी थे, जसबीर अरोड़ा, जो बहुत नामचीन हेयर स्टाइलिस्ट थे पूना में। एक दिन अचानक उनसे मुलाकात हुई और उनके बाल काटने का तरीका और उनका जो काम देखा, तो मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि यार ये तो जादू छा गया। तो मैंने पूछा कि आप यार ये कहाँ से सीखा कुछ? तो बोला मैंने विडाल सुसन लंदन से सीखा है। बस वो नाम क्या लिया, तो जिसके पास बोल सकते हैं कि गांव में राशन कार्ड नहीं था या लाइसेंस नहीं था, मैंने तो पासवर्ड बनाना, इंग्लिश पढ़ना लिखना या जो भी करना था करके सीधा भगवान करे पहुंच गया सिंगापुर। और सीखा, 2-3 बार गया, हर साल गया, फिर लंदन गया। और करते-करते मैं शायद कंट्री का नाम गिनाऊँगा तो ये तो नहीं बोलता कितनी कंट्री में गया, बट एजुकेशन लेना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम शिक्षा पे बात करें और क्रिएटिविटी की बात करें तो शायद मेरा ये बहुत लंबा सफ़र होगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि सीखने की तमन्ना, लालच, आपकी भूख, आपकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और वो जो क्रिएटिविटी आज दिन तक मेरे दिमाग में है और अभी भी मैं जो कर रहा हूँ, आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ कि सर मैंने शुरुआत की थी एक बाल दाढ़ी करने से। सर ऐसा था कि इस क्रिएटिविटी के साथ-साथ हमने शुरुआत हुई मेरी इंडस्ट्री से, तो मैंने मेकअप सीखा। फिर मेकअप के साथ-साथ हेयर स्टाइलिंग सीखा, क्योंकि लेडीज़ लोग को बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिंग वहाँ पे करने को मौका मिला। हेयर स्टाइल करते-करते मुझे ऐसा लगा कि यार मैं दुल्हन क्यों नहीं बना सकता हूँ? तो मैंने लेडीज़ मेकअप सीखा।
और भगवान की दुआ से वो इतना सक्सेस रहा कि पूरे इंडिया में हमने ब्राइडल्स किए। और शायद मैं ऐसा मानता हूँ, शायद ये बोलना उचित लगेगा नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ सर ये बात, कि 85 से लेकर 95 के जो पीरियड में मैंने जितने दूल्हे दुल्हन तैयार किए ना, खास तौर से दुल्हन तो थी बहुत ज़्यादा, बट दूल्हे की बात करूँ तो मेरे सिवा पूरा बॉम्बे में किसी ने दूल्हे नहीं किए होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ राइटिंग में। हाँ, बहुत हायर मैंने शायद, क्योंकि उस ज़माने में जेंट्स मेकअप ही नहीं करवाते थे। बट मैं एक ऐसा बंदा था जो फ़िल्म लाइन की वजह से मुझे वाटरप्रूफ मेकअप करने का मौका मिला। जैसे मुझे लगता था कि यार ये नहाने के बाद भी निकलता नहीं, और नहीं तो लोग पहले लगाते थे तो थोड़ा ऐसा बोलते हैं चौकी होना या एकदम वाइट दिखता, तो लोग डरते थे कि लेडीज़ मेकअप करती है, जेंट्स कब से करने लगा? तो हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारा काम करने के बाद लोगों को ऐसा लगा यार ये तो बहुत नेचुरल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडसम, स्किन अलग हो गया, बहुत सारी चेंजेज़ आया। और धीरे-धीरे फिर उसी चीज़ से मैं लेडीज़ में गया। लेडीज़ से फिर मेरे को लगा कि और क्रिएटिविटी क्या होती है, तो मैंने फिर वो हेयर ड्रेसिंग को क्लासेस लेना शुरू किया, थोड़ा हॉबी के तौर पे। और हॉबी ऐसी बन गई सर ये मन में कि बस ये सेमिनार करना शुरू करो, और पूरा इंडिया फिर सेमिनार करना शुरू किया। और सेमिनार करते-करते ऐसा लगा कि नहीं यार पूरा प्रोफ़ेशनली क्लासेस खोलना चाहिए, तो हमने प्रोफ़ेशनल क्लासेस खोल दिए पूरे, एक इंस्टीट्यूट बना दिया पूरा मेरा भाईंदर और हमारे अलग-अलग जगहों पे। और धीरे-धीरे ये सफ़र ऐसा चलता रहा कि आज हेयर स्टाइलिंग से लेके फ़िल्म लाइन से लेके, और अभी आज की तारीख में आपको शायद ध्यान हो तो बहुत ही बड़ा है मार्केट ये, जो हम बोलते हैं हेयर रिप्लेसमेंट का, है ना? जो जिसके बाल Well, बोलने patch. या पैच या हेयर टोपी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। जो हेयर रिप्लेसमेंट का है ना, वो बहुत अच्छा एक अनुभव है मेरे लिए, कि वो जो मैंने 20 साल पहले सीखा था या 30 साल पहले अनुभव लिया था, वो आज 30 साल के बाद ऐसा समझ लीजिए सोने का भंडारा है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप क्रिएटिविटी में आगे रहिए, और बहुत सारा ऐसा काम है हमारे ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक उनके लिए वापस मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप करते हो ना, तो निष्ठा के साथ कीजिए, संपूर्णता के साथ कीजिए। किसी ने एक बोला था कि सर आप ये काम करते हो ना, तो इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? मुझे किसी ने पूछा। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपने कभी मूर्तिकार को देखा है क्या? एक मूर्तिकार को देखा है क्या? बोले नहीं। तो मैंने मूर्ति जब बना था ना, तो मैंने उस मूर्तिकार से पूछने की कोशिश की कि सर आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो? जैसे आप मुझे पूछ रहे हो कि भई आप इतना अच्छा हेयर स्टाइल कैसे कर लेते हो? तो उस मूर्तिकार ने बहुत छोटे से शब्दों में जवाब दिया कि ये मूर्ति जो बनाता हूँ ना, और कुछ नहीं है, ये जो पत्थर है उसके अंदर ये मूर्ति छुपी हुई है, मैं तो उसके साइड के पत्थर निकाल देता हूँ। यानी कि आपका विज़न इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको क्लियरली दिख रहा है कि मुझे इसमें गणपति बनाना है या माता जी का बनाना है या मुझे श्री राम जी का फ़ोटो बनाना है। बहुत ही डीप सोच है। तो वही सेम उत्तर मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे यदि कुछ करना है तो इनकी दाढ़ी है, इनका वॉल्यूम क्या रखना है, इनके बालों में डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इनके बालों का जंपिंग क्या है, फॉल क्या है, ग्रोथ लेवल क्या है, टेक्सचर, माने कि बस फिर आप समझ लीजिए कि वो तस्वीर की तरह मुझे दिखने लग गया। जैसे लोग बोलते हैं कि कैनवास है आप, और उस पे आप पेंटिंग करो तो आपका हाथ ब्रश कैसे चलता है, तो लाइक सेम मेरा कैंची सीज़र वैसा चलने लगा। और बस कुछ बोलते हैं गुरुओं का आशीर्वाद और अच्छे लोगों का, जो मैंने पहले भी बोला कि यदि आप 4 सफल व्यक्ति के साथ बैठते हो, तो 100% है कि 5वें सफल व्यक्ति आप ही होंगे। आप ही हो गए। डेफ़िनेटली मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आप शिद्दत से, अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर आप लेते हैं और उसमें आप अपनी मास्टरी करते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी टॉपिक्स होते हैं हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में, आप सीखो सब कुछ, मगर मास्टरी एक चीज़ में होनी चाहिए, जहाँ पे लोग आपको पहचान सकें। अभी ये बात तो मैं आज के ज़माने के हिसाब से सच में बोलूँ ना, तो वैसा ही होना चाहिए, और दिल से मुझे फ़ील भी होता है कभी-कभी कि किसी में भी बनो ना, तो एक में संपूर्ण बनो आप, संपूर्ण। जिसको बोलते हैं। निष्ठा से करो, संपूर्णता से करो। तो मैं ऐसा ये नहीं कह सकता कि मैंने ये सब क्यों किया, बट हमारे उस ज़माने में पहली बात तो कोई कारीगर नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो उतना अच्छा काम नहीं जानते थे। और जब हमारे सामने काम आता था ना, तो हमें लगता था यार कि ये काम सही नहीं करेगा, तो दिल में ऐसा खलबली होती थी कि नहीं यार ये मेरा फैमिली है, लाइक मैं क्लाइंट को कभी क्लाइंट नहीं समझता, जस्ट जस्ट लाइक माय फैमिली है। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ ना, उस काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ता। अब कोई कर लिया और मुझे उसमें कमी नज़र आ रही है, तो मैं ऐसा लगता था नहीं यार ये मैं हाथ से कर लूँ,
तो धीरे-धीरे ऐसा ही करते-करते मुझे सभी चीज़ में फ़ील्ड में आया। बट मैं आज एक नाम लेता हूँ कि विवेक है मेरे बेटा को, आज वो लॉरियल ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी पद की बात कर रहा हूँ, बट पॉइंट आउट कि उसने पूरी तरह से कट और कलर में ही अपने आप को डेवलप किया एंड नाउ तालीम जो पाई और मास्टरी जो किया वो उसने आज वो पर्टिकुलर एक यस सब्जेक्ट को लेके की। बहुत अच्छे लेवल पे उसने उस चीज़ को मैनेज किया एंड आई प्राउड टू कि वो उस कला को पूरी तरह से लोगों तक पहुँचा पा रहा है और उस कला के माध्यम से लोग भी बहुत ही अच्छे हैपीली सीख पा रहे हैं, हैपीली उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आई एम प्राउड टू कि दिस कि हम इंडिया में कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। दैट्स कि वो एक पे फोकस किया। यस। तो सर आपने मेकअप सीखा, टेलीविज़न में वाटरप्रूफ मेकअप सीखा, फिर आपने अब उसी चीज़ को अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे ब्राइड्स और ग्रूम को आपने तैयार किया। आप आगे बढ़ते गए, सीखते गए, बहुत सारी चीज़ें अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते गए। सो अभी आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया और अभी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है? अरे बाबा! एक तो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र क्या हो रही है और दूसरा कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या-क्या कर पाया हूँ या क्या कर रहा हूँ। मैं उसके लिए भी पंक्ति से बोलता हूँ। मैं हमेशा पंक्ति ज़्यादा बोलता हूँ बट व्यक्तिगत बातें करने की मेरी आदत है कि लोग तब रुकते हैं जब थक जाते हैं। लोग तब रुकते हैं जब थक जाते हैं और मैं जब रुकता हूँ जब जीत जाता हूँ। क्या बात है! तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि किसी भी जीत और हार के लिए मैं ये पंक्ति नहीं बोल रहा हूँ। हम कभी-कभी ये भी बात बोलते हैं लोगों को कि हार जाना किसी इंसान के लिए गलत नहीं होता। हार जाना किसी इंसान के लिए गलत नहीं होना। हार मान लेना ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलत होना। मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और इसका उत्तर ये देना चाहता हूँ कि यदि आप ये सोच लोगे कि मैंने सब कुछ ठान लिया या मैंने सब कुछ पा लिया है या सब कुछ सीख लिया है, तभी आप शून्य हो जाओगे। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये शून्य, ज़ीरो। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो भी काम मुझे करना है आगे, वो मैं हमेशा ये सोच के काम ही नहीं किया कि मुझे इससे पैसा मिल रहा है या मैं इतना पैसा कमा लिया। मैंने ये देखा कि इसके अंदर मैं और क्या बेहतर करूँ, इससे मैं और क्या बेहतर करूँ। हमारी इंडस्ट्री ये नहीं कहती है कि आपने हेयर ड्रेसिंग कर लिया, मेकअप कर लिया या आपने कोई भी गेटअप कर लिया या फ़िल्मी स्टाइल में जो भी काम कर लिया, नहीं, नेवर। यदि मैं इरफ़ान खान जी की बात करूँ, चरस पिक्चर में आपको ध्यान हो तो मैंने उस ज़माने में ब्लॉन्ड कलर किया था और उनको एक नेगेटिव रोल दिया था और पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्लॉन्ड कलर का विलन आया था और अभी भी मैं 2-3 और नेगेटिव सीरियल्स वगैरह कर रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत से अच्छे गेटअप दिए हैं। तो मेरा ये पॉइंट होता है कि हम हर गेटअप के अंदर कुछ नई चीज़ ढूँढते हैं और नई दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत मेरा ये काम है कि मैं यदि ये बात बोल दूँ कि पा पिक्चर में अमिताभ बच्चन का जिसने गेटअप किया और वो सोच लिया था कि इससे अच्छा गेटअप तो मैं कभी दुनिया में नहीं कर पाता। तो फिर मैं चाहता हूँ कि कमल हसन जी के जितने गेटअप हुए हैं अमिताभ बच्चन के तो वो 2 पिक्चर में 3 पिक्चर में गेटअप ही नहीं होता चेंज कभी। सही। दैट्स सब इम्पोर्टेंस क्या है कि आपके अंदर कितनी है ना उस चीज़ की लालच है, कितनी आपके अंदर भूख है क्रिएटिविटी की, सीखने की और सिखाने की भी और नया कुछ करने की। तो नया करने के लिए क्या होता है? यदि कोई इंसान ऐसा बोलता है ना कि यार मैं ऐसा कुछ करूँगा, नहीं, वो आपको करके दिखाना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है। आपको इस बात के लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने मार्क्स से पास होऊँगा। ये देने की ज़रूरत है आपको कि मैं इसको कैसे और कितनी सरलता से हल कर पाऊँगा। तो मैंने सरलता के साथ उसको हल करने की कोशिश की है, ना कि ये सोच के कि यार मेरा एक केंद्र बिंदु है कि बस मैंने यहाँ पा लिया और इसको ख़त्म कर लिया। और वक़्त है, अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ नए टाइम में आने के बाद आपको हम थोड़ा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, बट सरप्राइज़। सरप्राइज़। तो सर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जभी भी लोग सैलून्स में आते हैं, हमेशा वो किसी न किसी पिक्चर्स को लेके आएँगे सोशल मीडिया से और एक रेफ़रेंस लेके आते हैं और बताते हैं कि श्याम जी मुझे इस तरीके का कट चाहिए, इस तरीके का मुझे एक मेकओवर चाहिए।
सो आपके हिसाब से आज के टाइम में कौन-सा सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड है मार्केट में? ओहो! ट्रेंड तो ऐसा है सर कि दुनिया ऐसा मानती है कि उसने किया इसलिए मैं भी कर लूँ, या उसने बारीक बाल कर दिया तो मैं भी करूँ। मैं उस चीज़ को थोड़ा फ़ॉलो करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं है ट्रेंड क्या होता है। बट ट्रेंड ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका एक प्योरली व्हाइट और मेटालिक लुक है, सॉल्ट तो पेपर लो। सॉल्ट एंड पेपर लुक, यस, है ना? तो हम बोलते हैं कि सॉल्ट एंड पेपर या ग्रे या ऐश ग्रे, या फिर हमारी भाषा में देसी में बोलते हैं कि सफ़ेद बाल वाला। तो जनरली हम वर्ड या टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही ऐसी चीज़ है हमारे साथ कि हमारी हिस्ट्री को बदलती है वो। मैंने बोल दिया कि सफ़ेद बाल है तो मज़ा नहीं आएगा, बट आप बोले सॉल्टेड पेपर, तो यार लुक क्या मज़ा आ रहा है। मैं बोलूँगा कि नहीं, आपको फेड अप करता हूँ या मैं आपको शैडो दे रहा हूँ तो आई फील लाइक दिस। तो सेम वर्ड क्रिएटिविटी के अंदर जो भी काम हो रहा है, नया ट्रेंड, वो ये हो रहा है कि जैसे भी आज आपका बियर्ड बड़ा होना या बालों को ट्रेंड करना, मतलब कि जितना फेड अप जीरो से लेके एकदम फेड अप से लेके स्पाइक से लेके या हाई बुफेन से लेके या फिर मॉक स्टाइल से लेके, या मैं बोलूँ अभी शोल्डर लेंथ है तो बोलते हैं लॉब हेयर स्टाइल से लेके, तो जनरली किसी भी लेवल पे नहीं अटके हम कि भाई हाँ ये ट्रेंड ही हमारे लिए है। बट हम ये ज़रूर बोलते हैं कि पर्टिकुलरली कभी शॉर्ट हेयर का ज़माना रहा है, कभी लॉन्ग का रहा है। जस्ट लाइक हमने मिक्स एंड मैच या होता है जस्ट बेसिक। लाइक हमने बात की कि अमिताभ बच्चन का था हिप्पी कट का ज़माना, है ना? जब क्या बोलते हैं, रेट्रो लुक जो बोलता था, तो वो कैसा ज़माना था? बड़े पैंट थे और बड़े बाल, ब्लैक बॉटम बेल बॉटम। पैंट्स थे। और आज के ज़माने में वापस बेल बॉटम आया है, बस उसके साथ ही बाल हिप्पी नहीं आया, वहाँ वो फेड अप ही है और बहुत अच्छा बियर्ड आ गया है। उस टाइम बियर्ड नहीं था। यदि आप देवानंद साहब के बाल देखो, राज कपूर साहब के बाल देखो, तो वही है जो अभी चल रहा है ट्रेंड। बट उनके क्लीन शेव हुआ करती थी, मुझसे भी नहीं होती थी। देखो ये आर्टिस्ट मूंछ रख लेता था तो उसको उम्र वाला मानते थे। बट आज के ज़माने में मूंछ वाले आर्टिस्ट की वैल्यू है। तो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो ट्रेंड के साथ बदलाव लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भई वो पहला था 60 का तो 60 का जैसे ही वापस आ जावे। 60 से या 70 से या 80 से हमने क्या सीखा और अभी हम उसके अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। तो वो ट्रेंड का मिक्स एंड मैच करना या उस क्रिएटिविटीज़ को बदलना, ये सबसे बड़ा आपके अंदर है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप अपने हुनर को या किसी चीज़ को परखना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो ना, तो वो उसको बोलने से नहीं, करके दिखाना पड़ता है। और ख़ास तौर से हमारी हेयर ड्रेसिंग लाइन तो। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं क्रिएटिविटी पे आता हूँ और मुझे गलत भी और सही भी दोनों उत्तर मिलते हैं। और जब गलत होता है तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, दोबारा करो, और 5वीं बार करने के बाद मुझे लगता है कि आई एम हैप्पी, देन रियलाइज़ कि मैं आगे जाऊँ। तो हम सबके लिए भी यही बोलना चाहते हैं कि आप कोई भी ट्रेंड में काम करो, बस उस ट्रेंड को समझो भी और साथ ही साथ खुद को फ़ील करो कि जो हम करने जा रहे हैं या जो भी आज हमारे हाथ में काम है ना, वो सच में दुनिया के लिए मिसाल बने। बहुत ज़रूरी है ये। मिसाल। क्योंकि क्लाइंट आजकल जभी भी आता है वो एक एक्सपेक्टेशंस लेके आता है सैलून में कि मुझे ये पर्टिकुलर लुक चाहिए। और स्टाइलिस्ट का काम क्या होता है? स्टाइलिस्ट का काम ये होता है कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, हम उसके ऊपर खरे उतरे और शायद उनको और कुछ अच्छा करके देवे, जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। मैं इतना ही कहता हूँ कि जैसे क्लाइंट की बात चली और बहुत ही दिल की बात आपने पूछ ली मेरे। क्लाइंट कभी भी आता है ना सर, वो अपने ख्वाब से आता है, अपने ख़्याल से आता है, अपने विचारों के साथ आता है। किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं माधुरी जैसी दिखूँ, किसी को ऐसा लगता है मैं ऐश्वर्या राय दिखूँ, या किसी को ऐसा भी लगता है यार कि नहीं, यार मैं जैसी हूँ उससे ठीक हूँ, मैं सिंपल सोबर हूँ। बट हम चाहते हैं वो माधुरी दीक्षित बने, माधुरी दीक्षित। या हम चाहते हैं वो ऐश्वर्या से कम नहीं लगे, क्योंकि उसकी विज़न वहाँ तक है। अब आप उस विज़न में कितना अपना इनपुट होता है, आपका विज़न कितना क्लियर है। मैं आज की ही बात कर रहा हूँ, एक लेडी आई और मैं आज सुबह से थोड़ा बिज़ी था, कहना नहीं चाहिए मुझे आपको ये बात। तो फर्स्ट टाइम आई, उसके बेटे का सुबह बाल कटवा गई और उससे कुछ प्रोफाइल देखा, किसी से पूछ के आए थे। और जैसे ही वो आए, विथिन मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी 1 घंटा वेट करना पड़ा, कुछ कारण से मैं कि 3 दिन से बाहर था इसके लिए। बट पॉइंट आउट ये था कि जब मैं उनके सामने बाल काटने गया, उनकी कंसल्टिंग जो होती है 10 मिनट्स 15 मिनट्स सुनी, बट वो सुनने से ज़्यादा उसके भाव क्या थे ना, वो समझने की मैंने इमोशन। कोशिश। इमोशन कि उसके दिल में क्या है, आप वो सो समझो। खाली वो बाल काटने नहीं आई है, वो क्या फ़ील कर रही है अपने आप को, कितना चेंज चाहती है। वो चेंज चाहती है ना, तो भी आप जो करना चाहते हो उस तक है या उससे और बढ़कर है या कम है। अब आप ये तीनों चीज़ को समझ लोगे, तो आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाओगे।
और मेरा मानना था कि मैंने उसको एक ही बात बताया कि आपने जो बोला है मैं उससे जब बेटर करूँगा तो आपको गुड लगेगा ना बस। कितना आपको गुड फ़ील होगा ना, वो लोग आपको बताएँगे। बट मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जितना भी आप काम कराने के लिए आए हो ना, उससे मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। मैंने ये नहीं बोला मैं बेटर ही दूँगा, बट मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि मैं आपको चेंज ज़रूर दूँगा। और वो चेंज क्या होगा? पहले उनके मन की बात थी कि मेरा लेंथ मेंटेन होवे, दूसरी मेरी बात थी कि मेरे ज़्यादा बालों में लेयर नहीं होवे या जो भी उनको लगा। बट हमें पता था कि मुझे किस जगह पे यानी मैं मिड लेंथ को लेयर कर रहा हूँ या एंड्स को लेयर कर रहा हूँ या रूट्स को जंप करा रहा हूँ, फिर नीचे उसके फॉरहेड बड़े थे तो मैं कर्टन बैंग काटूँगा या बैंग करूँगा। आई वांट टू लाइक दिस कि मुझे पहले से पता था कि इस लेडी के घर जाने के बाद, बच्चे और परिवार के बाद ये पोनी भी ज़्यादा बाँधेगी और ओपन रखेगी तो भी कितना अच्छा। तो मैंने इनके इमोशन को, उनके क्रिएटिविटी को और खुद के काम किए जाने के सिस्टम को, तीनों को साथ में जोड़ते हुए एक जो लुक दिया, मैं आज भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने बेटर दिया, बट मैं चैलेंज करता हूँ सर कि 6 मंथ तक मुझे रोज़ याद करेगी, ये गारंटी है मेरी। पर सर आपका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, मगर जो हेयर स्टाइलिस्ट आज के टाइम में सैलून्स में काम करते हैं, कि सर क्या आपको लगता है कि वो क्लाइंट्स के इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं? बहुत, बहुत गहराई की बात पूछ रहे हो आप। लोग क्या करते हैं सर कि आप ₹100 माँगो और आप ₹200 ले लो या ₹500 कटिंग कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि कटिंग की कोई प्राइजेज़ नहीं होती है, आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। आर्ट है ना। प्राइसलेस। यस, प्राइसलेस। मेरा ऐसा मानना है, सोना होता है ना सर सोना, मैं कभी-कभी बोलता हूँ कि सोने की कभी कीमत आपने नोट की क्या? कि मैं बोरीवली में जाऊँगा तो ₹100 किलो मिल रहा है क्या? कि बांद्रा चला गया तो एरिया के हिसाब से उसका कहीं पे जो भी आज उसका भाव है, वो ज़्यादा बढ़ गया। अभी जैसे फ्लैट यहाँ लेते अलग है, वहाँ जा तो वैसा ही आर्ट की वैल्यू कहीं पे भी जाओ, कभी कम नहीं होती। हुँ। लोग उसको ऐसा समझते हैं कि यार मैं बोरीवली बैठा हूँ तो मेरा ये पोज़ीशन है और मैं बांद्रा बैठा हूँ तो ऐसा और मैं बोलता हूँ कि मैं मीरा बांद्रा में बैठ के बांद्रा से भी ज़्यादा नहीं तो कम नहीं लूँगा, बिकॉज़ कि माय आर्ट। और वापस मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर दे रहा हूँ कि जो लोग को इमोशन की बात आती है, आर्ट की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है ना, तब उसके लिए उसके अंदर क्या चीज़ आती है? आप उसके जो भी नज़र से देखते हो, जिस नज़र से, जिस सोच से काम करते हो, जिस पॉइंट आउट से उसका सॉल्व करते हो, जो भी काम करना है और वो काम करते समय आपकी एनर्जी, आपका लुक, आपका काम करने का ढंग, आपके विचार और आपकी भावना उस सब उसमें जुड़ी होती है। और जब उसका एंड ऑफ रिजल्ट आता है ना, तब वो ये नहीं बोलता है कि मैं किसी आर्टिस्ट के पास गया था, वो ये बोलता है मैं सबसे बेस्ट कलाकार के पास गया था, सबसे सेफ हैंड में गया था। और वो सेफ हैंड है ना, वो आपके विचारों से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई मेरी पंक्तियाँ हैं कि यदि आप ज़िंदगी में, मेरा ऐसा कहना है कि आपके विचार अच्छे हैं तो अ, कहते हैं कि इंसान अपने शॉर्ट में वापस बोल रहा हूँ कि इंसान अपने गुणों से सफलता हासिल करता है। बट उसके अंदर विनय और विवेक हो, यानी कि डिसिप्लिन और सभ्यता हो, तो वो शिखर को छू जाता है। सही। तो मेरे लिए तो है ना सर, ये जो शब्द है ना, सफलता अपने गुणों से पा लेता है। इंसान में गुण हो तो वो सफलता पाता है। बट वो शिखर को छूना है ना, तो उसके अंदर विनय यानी विवेक, यानी कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो, पेशेंस, सभ्यता हो डिसिप्लिन या होना और बहुत वो जब उसके अंदर आपके आर्ट में डेवलप होती है ना, सर वो शिखर क्या, लोग मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक है सर, विश्वास करो ना करो, मैं यदि बैक जाऊँ थोड़ा 20 साल पहले भाईंदर में, तो लोग लेडीज़ मेरे पास आके बैठना पसंद नहीं करते थे। या मैं ये बात बोलूँ कि लेडीज़ मुझे बोलती थी कि अरे भाई, लेडीज़ पार्लर में जेंट्स क्या करता है? बेशर्म कहीं बाहर निकल। ये वर्ड भी मुझे बोला है। मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ सर, तो वापस ये बात बोलता हूँ कि जब मैं अपॉइंटमेंट की बात करता था, ये बात मैं ख़ास आपके कैमरे में बोल रहा हूँ कि जब मैं अपॉइंटमेंट की बात करता था यहाँ पे, तो लोग बोलते, "भैया ये तुम क्या आईएसओ का मार्का लगा है क्या? और क्या तुम ऐसे हो खाली बैठे और अपॉइंटमेंट की बात करते हो?" बट मैंने बोला, "मैं कलाकार हूँ।" तो बोलते, "कलाकार क्या होता है? बाल काटने वाला कलाकार क्या होता है?" तो वो चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए मुझे अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ा। फिर मेरी पंक्तियाँ बहुत होती है, मैं फिर वापस बोलूँगा कि इंसान को ये नहीं कि मैं पंक्ति बोलना पसंद करता हूँ, बट जब मैं बातें करता हूँ तो मेरे दिल के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं ना कि इंसान को ये सुनने के लिए
कि आदमी बहुत अच्छा था या कलाकार बहुत अच्छा था तो उसको मरना पड़ता है। इस पंक्ति का मतलब होता है कि आपको रोज जिंदा होना, रोज मरना पड़ता है अपने काम के प्रति, रोज अपने दायित्व के प्रति, रोज अपनी जिम्मेदारी के प्रति मरना पड़ता है, तब जाके आपको जिंदगी में एक सफलता। और ये बोलते यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा कलाकार था। तो मैं तो एक ही बोलूँगा कि मैं अपने इमोशन भी और अपने काम भी और अपने दायित्व को भी, जो मैंने सबसे पहले ही पंक्ति में बोला है कि वो मैं हमेशा जुड़ के रहता हूँ, स्वभाव से भी, विचार से भी और काम से भी। इसीलिए आज आप श्याम भाटिया जी हो। अ, बस ये कि बोरीवली में बोलते थे लोग मारो श्यामुड़ो, और अब बोलते हैं कि श्याम भाई, तो मैं ऐसा ही कहता हूँ कि भाई मैं श्यामुड़ा ही अच्छा था। क्योंकि सुकून था, आज भी है सुकून, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट नहीं, नहीं, जब इंडस्ट्री में जितना मुझे पता है, सभी लोग आपसे प्यार करते हैं। एक भी ऐसा आर्टिस्ट, एक भी कलाकार या फिर ऐसा एक भी कोई स्टाइलिस्ट नहीं होगा जो आपसे प्यार ना करता हो। सर ये मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ अपना कि आपके जैसे लोग मुझे रिस्पेक्ट और मान की नज़र से देखते हैं। मैं तो बहुत सरल और एकदम, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि गांव से, बट ये बात 100% सत्य है। मैं गांव से, छोटे से गांव कस्बे से आने वाला इंसान, और यहाँ अपने कर्म भूमि, सॉरी जन्मभूमि को छोड़ के जब कर्म भूमि करने में आया, और इस कर्म भूमि में जो भी मुझे मान सम्मान मिला, तो मेरे आदर्श और मेरे भाव के और मेरे काम की वजह से जो भी, तो इस पंक्ति को मैं वापस बोलना चाहूँगा सर कि शिक्षा और संस्कार दो ऐसे मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार आपके अंदर दो ऐसे मूल मंत्र हैं कि शिक्षा आपको कभी भी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। प्रेरणा नहीं देगी। तो सर वो मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, और मैं बहुत सरल और डाउन टू अर्थ रहता हूँ। मेरे को जो भी भगवान ने दिया है, आपके जैसे लोगों का प्यार मिला है, मैं उन सबका धन्यवाद और थैंक्स करता हूँ रोज़ सुबह उठ के, और रोज़ शाम को भगवान से बोलता हूँ आज मुझे बहुत अच्छा दिन दिया। और मैं आपको वापस एक बात बोलने जा रहा हूँ, मुझे दिन में एक काम अच्छा हो गया ना, एक काम भी, मुझे लगता है मेरा दिन सफल हो गया। मैं ये प्रेरणा लेकर निकलता हूँ। मैं दिन में 10 कटिंग करूँ, मुझे नहीं पता कितना पैसा कमाया, बट मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दिन में मैं जब कुछ सही कर जाता हूँ ना, तो वो दिन ऐसा लगता है अरे यार आज का दिन मेरा 100% सफल रहा। सो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, क्वालिटी हमेशा छूट जाती है। जो लोग क्वालिटी के पीछे भागते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ही चीज़ बहुत ही प्रभावशाली बोली है आपने। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप अपने अ, अभी एक पंक्ति बोली थी मैंने, आपको ध्यान हो तो, कि लोग भीड़ में चलते हैं ना तो साहस तो मिलता है, भीड़ में चलोगे तो साहस तो मिलेगा, हिम्मत मिलती है, पर आपकी पहचान खो जाती है। और मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि आप व्यक्ति बन के जीना पसंद करते हो या व्यक्तित्व बन के। तो मैं आम व्यक्ति बन के जीना पसंद नहीं करता, मैं व्यक्तित्व बन के पसंद करता हूँ। आज अमिताभ बच्चन जी है ना, व्यक्तित्व है, ये व्यक्ति नहीं है। पर्सनैलिटी है। तो आई एम द ब्रांड, या आई एम द श्याम भाटिया, या आई एम द, वो आप बना रहे हो, बट मेरे ख्वाब क्या है कि मैं व्यक्तित्व तो बनूं, और उसके लिए हमेशा क्या परिश्रम करना चाहिए। आ छोटी छोटी बातें हैं, मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। मेरे गुरु ने बोला था कि बेटा ये जो कुर्सी है ना वो तुम्हारी है, और ये जो बाहर बोर्ड लिखा है ना वो बिग बॉस है या श्याम है, पर इस कुर्सी की तूने इज्जत कर ली ना, तो समझ है ना तू राजा है। और तूने इस कुर्सी की इज्जत नहीं की ना कारीगर है ना राजा है ना रंग है। सर मैंने अपनी कला को भी, अपने काम को भी, और अपने जिस जगह बैठा हूँ उस जगह को भी, और जो मेरे साथ बैठे ना काम करने की उनको भी, उतना ही सरल और स्वभाव और विचार से देखा है जो एक घर के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। अनुभव ये नहीं कहता मेरा कि मैं कितने बड़ों के साथ बैठता हूँ, अनुभव मेरा ये कहता है कि मैं बड़ों के साथ कितना खुश हूँ, या मेरे मेरे क्लाइंट के साथ मैं कितना खुश हूँ, या क्लाइंट मेरे से कितने खुश है। मुझे मेरे गुरु ने ये बताया था, ये बहुत बड़ी पंक्ति सीखने वाली है, कि यदि क्लाइंट आपसे नज़र चुराता है
या क्लाइंट आपसे मुस्कुरा के बात नहीं करता तो आप समझ लेना कि आप में कमी ढूंढना है, आपको क्लाइंट में कमी नहीं ढूंढना है। तो मैं तो हमेशा मेरे में कमी देखता हूँ कि यार ये मेरे से इतना मुस्कुरा के बात क्यों नहीं किया, मैंने इतना अच्छा काम किया, कहीं पसंद नहीं आया क्या, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो ऑलवेज थिंक अबाउट, ऐसा नहीं कि भाई मैं मेरा काम कर लिया और मैंने ख़त्म कर लिया। मैं देखता हूँ नहीं यार, ये इसकी मुस्कुराहट वो नहीं आई जो मुझे चाहिए। आई फील लाइक दिस कि यार ये नेक्स्ट टाइम इसकी मुस्कुराहट देखना क्या होता है। आप जज़्बा देखो इंसान का, व्यक्तित्व देखो और उसकी काम की कदर करने की, आप आपके अंदर कब काम की कदर करोगे, पता है आपको? जब किसी इंसान के आप दिल को छू जाते हो और वो दिल ये बात बोलता है कि इसने अपना काम किया ना, तो दिमाग से और दिल से, बट दिल ये बोलता है कि मेरा दोस्त है इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ और दिमाग ये बोलता है कि मैं इसके 100 रुपए कमाने के लिए कर रहा हूँ। और मैंने कभी 100 रुपए कमाने के लिए काम नहीं किया। मैंने ये बोला कि ये दिल बोलता है मेरा कि इसको मैं बेहतर से बेहतर क्या दूँ? और वो 500 रुपए देके गया मेरे को या 1000 देके गया। तो वहाँ पैसा सेकेंडरी मैटर कितना दे गया, बट मुझे ऐसा लगा कि वो उसको उस लायक समझा उसने। यार ये नहीं 100 नहीं, ये तो 500 के लायक है। ये 500 नहीं 1000 के लायक है। दैट्स योर इम्प्रूवमेंट। वो सबसे बड़ा आपका धन नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड है मेरी नज़र में, कि लोग आपको उस लायक समझते हैं।